प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं विश्वनाथ मिश्र आर्य महिला पीजी कॉलेज में राजनीति शास्त्र में पढ़ाता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर हूं यहाँ। और मैं आज आप लोगों के साथ राष्ट्रवाद पर चर्चा करूंगा, खास करके भारत के राष्ट्रवाद के बारे में। हमारे एक प्रसिद्ध विचारक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनकी एक किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद की चर्चा करते हुए कहा है कि प्राचीन समय से भारत राष्ट्र है या नहीं है, इसके बारे में दो तरह के विचार हैं। पहला विचार उन लोगों का है जिन्हें वे हिंदू पुनरुत्थानवादी कहते हैं, और दूसरा विचार जिनका है उनके बारे में वे कहते हैं कि यह उदारवादी पश्चिमी प्रवृत्ति के विचारक हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस पुस्तक में एक निष्कर्षात्मक कथन है कि जो पहले कोटि के विचारक हैं, मतलब जो हिंदू पुनरुत्थानवादी हैं, जो आर्यों के समय से ही भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, उनकी अपेक्षा उनका विचार अधिक सही है जो पश्चिमी उदारवादी हैं, जिन्होंने यह माना कि भारत अंग्रेजों के आगमन के बाद से, खासकर अंग्रेजों ने भारत में जो प्रशासनिक एकरूपता, विधियों की एकरूपता, यातायात के साधन इत्यादि उपलब्ध कराए, उसकी वजह से भारत एक राष्ट्र बना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे विचारक नहीं हैं जो यह मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र अंग्रेजों के आगमन के बाद बना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी प्रकार का विचार रखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का भी यही विचार है। किंतु जो विचारक यह मानते हैं कि भारत आर्यों के समय से ही एक राष्ट्र रहा है, उनमें भी कुछ बहुत बड़े नाम हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक का भी यही मानना था कि भारत आर्यों के समय से ही एक राष्ट्र रहा है। अब यदि इस विचार पर विश्लेषण किया जाए कि किनका विचार अधिक सही है, निष्कर्षात्मक रूप से ऐसा कुछ कहने से पहले यह विचार कर लेना जरूरी है कि राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किस अर्थ में हुआ है। इस दृष्टि से इस क्षेत्र में उपलब्ध सभी साहित्य का जब कोई अवलोकन करता है तो पाता है कि भारत को जिन लोगों ने आर्यों के समय से ही एक राष्ट्र माना है, वे सभी लोग प्रायः ऋग्वेद के 10वें मंडल में 125वें सूक्त के 3रे श्लोक का प्रयोग अवश्य करते हैं, जहां यह कहा गया है कि अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम। इस श्लोक का अर्थ क्या राष्ट्र के संदर्भ में लिया जाना उपयुक्त है? यह विचार इसलिए आता है कि यहां जिस वसु नाम शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह पृथ्वी के 8 महत्वपूर्ण देवता हैं, अष्टवसु जिन्हें कहा गया है हमारे संस्कृत आर्ष ग्रंथों में। यह जो अष्टवसु हैं उनमें पंच महाभूत भी शामिल हैं, जिससे मनुष्य का यह शरीर बनता है। तो क्या यह जो विचार आया है उसका कोई दूसरा संदर्भ है या राष्ट्र का ही संदर्भ है? इसके तह में जाने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि इस सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में किस रूप में हुआ है। यह श्लोक वाक देवी सूक्त के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर वाक देवी कह रही हैं कि जब किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद जो इसकी दृष्टि बनती है, उस दृष्टि के परिणाम स्वरूप वह समस्त सृष्टि को अपना मानता है। इस दृष्टि से देखने पर यदि इसे राष्ट्रवाद ही कहना है तो यह सर्वात्मवादी राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। यह सर्वात्मवादी राष्ट्रवाद उस पश्चिमी देहात्मवादी राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है, जिसका पश्चिम में प्रयोग विशेषकर पश्चिमी ज्ञानोदय के बाद
होने लगा था। खास करके शतपथ ब्राह्मण में भी एक इस तरह का उल्लेख मिलता है जहां कहा गया है श्रीर वै राष्ट्रम, यहाँ जो तेजस्वी प्रजा है उसके लिए इस शब्द का उल्लेख आया है। यह जो प्रजा में तेजस्विता है वह भी तो कहीं ना कहीं अष्ट वसुओं की वजह से है। ऐसी अवस्था में क्या यह कहना गलत है कि यहाँ जो संगमनी अर्थ में प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में दशम मंडल में राष्ट्र शब्द के साथ, वह संगमनी उस एकता का प्रतिनिधित्व करता है जो एकता हमें पंचभूतों में देखने को मिलती है। अब यह पंचभूत तो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जड़ चेतन जीव में पाई जाती है, तो क्या यहाँ की एकता वह एकता है जो एक राष्ट्र के रूप में होने के लिए व्यक्ति में आवश्यक मानी जाती है? इस पर कुछ और स्पष्ट रूप से कहने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि पश्चिम में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किन अर्थों में हुआ है। इस लिहाज से हम पश्चिम के चिंतन को दो भागों में बटा हुआ पाते हैं। पहला, जिसे हम कहेंगे कि यह ग्रीको रोमन एनालिसिस है, उसमें नेसियो के अर्थ में राष्ट्र का इस्तेमाल होता है, मतलब वह एक निर्जातीय अर्थ में होता है। और नेशन का इस्तेमाल जब 16वीं शताब्दी के बाद से फ्रेंच आंग्ल विमर्श में होता है तब वह एक राजनीतिक इकाई के रूप में होता है। यदि इस बात पर हम सहमत हो जाते हैं कि ऋग्वेद में जिस मंत्र का उल्लेख अभी किया गया वह सर्वात्मवादी राष्ट्रवाद है, तो आगे फिर यह भी जानने की जरूरत है कि यह परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही या इसके बाद स्वयं भारत में ही राष्ट्र के चिंतन को लेकर कोई दूसरी परंपराएं विकसित हुई। इस दृष्टि से जब हम मनुस्मृति के 7वें अध्याय का अवलोकन करते हैं जो राजधर्म के नाम से है, उसमें राज्य का एक सिद्धांत आया है जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। इस सप्तांग सिद्धांत में भी राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, किंतु यहां पर राष्ट्र जनपद के रूप में आया है। इस जनपद के रूप में ही राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल बृहस्पत्य वाचस्पति कोश में भी देखने को मिलता है, जहां गौड़ीय जनपदेशु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पर हम ठहर कर विचार करें तो पाते हैं कि गौड़ीय एक जाति है और जनपद एक प्रशासनिक इकाई है। गौड़ीय एथनिक है और जनपद एडमिनिस्ट्रेटिव है। इस दृष्टि से राष्ट्र शब्द का प्रयोग जिस तरह पश्चिम में विकसित हुआ वह दोनों अर्थ यहाँ देखने को मिलते हैं और मनुस्मृति के चिंतन के बाद यही चिंतन आगे चलकर भारत में रूढ़ होता चला गया। यहाँ विचार करने की यह जरूरत है कि पहले का जो राष्ट्र चिंतन था और बाद का जो राष्ट्र चिंतन जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति से ही वो डाइवर्ट हुआ, वह एक गिरावट है या पहले के राष्ट्रवाद का ही एक परिष्कार है। निश्चित रूप से जो मनुस्मृति के बाद राष्ट्र चिंतन भारत में विकसित हुआ वह कॉस्मिक विजन नहीं रखता है, वह भी एक एथनिक विजन रखता है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्र चिंतन जो ऋग्वेद की परंपरा के बाद विकसित हुआ है वह धीरे धीरे वैसा ही कलेवर प्राप्त कर लेता है जैसा कलेवर पश्चिमी राष्ट्रवाद में हमको देखने को मिलता है। अब पुनः हम लौटकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आते हैं, जिन्होंने यह कहा कि ब्रिटेन के प्रभाव से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। वास्तव में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसा कहते हैं या इसी तरह का विचार कोई अन्य विचारक रखता है तो निश्चित रूप से राष्ट्र की अवधारणा का वह राजनीतिक अर्थों में प्रयोग करता है, न कि वह सर्वात्मवादी राष्ट्रवाद का अर्थ रखता है। पुनः यहाँ यह विचार करने की जरूरत है कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि पश्चिम में राष्ट्रवाद का विकास एक आधुनिक परिघटना है और उसी तरह से भारत में भी राष्ट्रवाद का विकास एक आधुनिक परिघटना है। इसका बहुत सारा उत्तर दिया जा सकता है। उनमें से एक उत्तर यह है कि ग्रीक काल का जो समाज है
यद्यपि उसने कला के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त कर लिया, किंतु वह एक राष्ट्र की संगठित इकाई के रूप में इसलिए सामने नहीं आ पाया क्योंकि वह एक बहुत ही विभाजित समाज था। वहाँ 15% ही नागरिक थे और 85% लोग दास की श्रेणी में आया करते थे। पुनः लौट करके इसी बात को हम ऋग्वैदिक साहित्य में देखते हैं तो यहाँ भी पाते हैं कि दास, अनास, दस्यु आर्य शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यदि यह सब समाज की ऐसी इकाइयां हैं जो मनुष्य को सामूहिक रूप से भी व्यक्त करती हैं, तब वह विभाजन तो हमें यहां भी देखने को मिलता है। आगे चलकर भारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जातिगत विभाजनों से परिपूर्ण है, तो क्या यहां पर ऐसे समाज में राष्ट्रवाद की भावना का उदय नहीं हो सकता है? इस संदर्भ में ड्रिक्स की एक पुस्तक का उल्लेख बहुत आवश्यक है। ड्रिक्स अपनी किताब में लिखते हैं कि किस तरह से 1857 ईस्वी के विरोध में, 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो भावनाएं जगी थीं, वह जातिगत मूल्यों के टूटने की वजह से जगी थीं। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि डिक्स की पुस्तक का नाम कास्ट्स ऑफ माइंड है। कास्ट ऑफ माइंड में जो बात डिक्स ने कही, उसको यदि हम सावरकर के विचारों के साथ तुलना कर समझने की कोशिश करें तो सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जहां वे कहते हैं कि राष्ट्रवाद का आधुनिक काल में विस्फोट सबसे पहली बार हमें 1857 ईस्वी के विद्रोह में देखने को मिलता है। सवाल यह है कि वह भी तो एक जातिगत आधारों पर विभाजित समाज था, फिर वहां राष्ट्रवाद की ऐसी चेतना का विस्फोट कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया का ही परिणाम था, या सिर्फ प्रतिक्रियाओं की वजह से ही कहीं पर राष्ट्रवाद का उदय हो सकता है? एक दूसरा संदर्भ भी यहां जरूर लाया जाना चाहिए एक प्रश्न के रूप में, और वह प्रश्न यह है कि क्या कोई भी समाज या संस्कृति जो सभ्यता के रूप में विकसित होती है, जो 5000 साल से भी अधिक लंबी है, क्या किसी मनोवैज्ञानिक सामूहिक ऐक्य की भावना के अभाव में इतनी लंबी अवधि तक जीवित रह सकती है? और क्या दुनिया में कहीं ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को मिलता है? ड्रिक्स कहते हैं अपनी उसी किताब में, जिसका उल्लेख मैं पहले किया, कि भारत में जाति ने राष्ट्रवाद को विकसित करने के मार्ग में कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं किया। इसी बात को रामविलास शर्मा भी स्वीकार करते हैं। रामविलास शर्मा की टिप्पणी यह है कि जैसे अंतरराष्ट्रवादी होने के लिए राष्ट्रवादी होना जरूरी है, यहां पर राष्ट्रवादी होना अंतरराष्ट्रवादी होने का विरोधी नहीं है, उसी प्रकार भारत में जातिवादी होना राष्ट्रवादी होने का विरोधी नहीं है। इस समीकरण पर जब हम विचार करते हैं तो एक और बात हमारे सामने आती है। यदि जातिगत आधारों पर विभाजित समाज में राष्ट्रवाद आ ही सकता है, फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि जब सावरकर हिंदुत्व लिख रहे थे तब उन्होंने भारत के लिए एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो एक जाति रहित समाज हो। और जब सावरकर ऐसा कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवादी वह होगा, या भारत का राष्ट्रवाद वह है जब व्यक्ति भारत को ही मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। यहां एक ऐसा परिप्रेक्ष्य उपस्थित होता है जो बहुत गहन है, और वह यह है कि जिस तरह पश्चिम में ज्ञानोदय के समय व्यक्ति को परिभाषित करते हुए उसे अहिस्टोरिकल, असोशल बनाने की कोशिश की गई, मतलब उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी उस पृष्ठभूमि से बाहर करके उसे एक इंडिविजुअल के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई। यदि सावरकर के विचारों को हम मानते हैं, तब भारत में यदि
जाति की पृष्ठभूमि से व्यक्ति को वंचित कर दिया जाए। और सावरकर जो निरस्त्रवादी हैं, तो व्यक्ति की पृष्ठभूमि से यदि उसके धर्म को भी निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की अवधारणा कैसी बनेगी? क्या वह पश्चिम में विकसित किए गए मनुष्य की अवधारणा के समान ही नहीं होगी? जाहिर है कि संभवतः ऐसा ही होगा। तब पुनः यह सवाल उठता है कि पश्चिम ने जब व्यक्ति को परिभाषित किया तो पृष्ठभूमि रहित बनाने के साथ उसे विवेकवादी और अहमवादी भी बताया। वास्तव में जब व्यक्ति की पृष्ठभूमि नहीं होती है तब उसका अहमवादी विवेक ही उसका साथी होता है। सावरकर भी जब पृष्ठभूमि रहित व्यक्ति की अवधारणा स्थापित करते हैं तब यह समस्या आती है कि क्या सावरकर की अवधारणा वाला व्यक्ति किसी ऐसी चेतना का संवाहक हो सकता है जो सर्वात्मवादी राष्ट्रवाद, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई दशम मंडल में और जिसका पहले मैंने जिक्र किया, उस चेतना का सहभागी हो सकता है? संभवतः यह एक ऐसा प्रश्न है जो अभी तक अनुत्तरित रह गया है और इसमें शोध करने की आवश्यकता है। मैं यदि अपनी ओर से इसमें कुछ जोड़ना चाहूं तो यह कहना चाहूंगा कि सावरकर के राष्ट्रवाद में यदि हम दो चीजों को हटा दें, और वह दो चीज जो स्वयं सावरकर हटाते हैं, पहली व्यक्ति के जाति की पृष्ठभूमि और दूसरा एक ईश्वर रहित धर्म की अवधारणा। ईश्वर रहित धर्म की अवधारणा भारत में बौद्ध धर्म में भी है, और ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म में मनुष्य के नैतिक चेतना के उत्कर्ष के लिए मार्ग नहीं सुझाए हैं। सावरकर के एक प्रश्न का हल तो इससे निकल जाता है कि ईश्वर विहीन धर्म को मानने पर भी व्यक्ति के लिए नैतिक चेतना का एक विस्तृत आयाम बचा रह सकता है। किंतु सामाजिक राजनीतिक धरातल पर जब राज्य अपनी सेवाएं प्रदान करता है या राज्य जब सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्ति की पहचान को तलाशता है, तब वह किस प्रकार से व्यक्ति की पहचान को तलाशने का प्रयास करेगा यदि उसके पास पृष्ठभूमि नहीं है? पश्चिम में पृष्ठभूमि रहित व्यक्ति की अवधारणा ने लगभग 100 साल तक आधुनिकता के साथ कदम ताल किया, लेकिन उसके बाद इस अवधारणा के विरोध में बहुत से चिंतन प्रणालियों का विकास होने लग गया। कम्युनिटेरियनिज्म आज का एक ऐसा ही चिंतन है जो पृष्ठभूमि रहित व्यक्ति की अवधारणा के विपरीत जाता है या उसके खंडन पर ही आधारित है। भारत में भी जिन लोगों ने पृष्ठभूमि रहित व्यक्ति की अवधारणा को आधार बनाकर राष्ट्रवाद के चिंतन को विकसित करना चाहा है, जिसमें सावरकर भी आते हैं, अंबेडकर भी आते हैं, उनके लिए भी यह चुनौती है। क्या यहाँ पर हमें भारत के राष्ट्रवाद को समझने के लिए कुछ दूसरे संदर्भों पर विचार नहीं करना चाहिए? वह दूसरा संदर्भ यह है कि आज जिसे हम राष्ट्र कहते हैं वह नेशन और स्टेट दोनों के समन्वित रूप से बनता है, और इसकी शुरुआत लगभग 1648 ईस्वी से होती है वेस्टफेलिया के माध्यम से। यहीं पर आकर नेशन स्टेट को औपचारिक मान्यता मिली थी। इस औपचारिक मान्यता के बाद नागरिकता, राष्ट्रीयता और किसी विशेष राज्य का अधिवासी होना एक पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में आने लग गए। यह सब तो ठीक था, लेकिन वैश्वीकरण के युग में जहां पर अर्थव्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हुआ है और तकनीकी क्रांति का एक ऐसा स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हुआ है जो राज्य की भौगोलिक अभेद्यता के विचार को छिन्न भिन्न कर देता है। आज हम कॉस्मोपॉलिटन यूनिट बनते जा रहे हैं। हम जो सेवाएं मांगते हैं या हम जो सेवाएं प्रदान करते हैं वह अनेक अवसरों पर राज्य की सीमाओं से परे चली जाती हैं। इस अवस्था में जब
राज्य एक कॉस्मोपॉलिटन एंटिटी बनता जा रहा है, तब हमें यह विचार करने की जरूरत है कि इस राज्य में एथनिक नेशनलिज्म की ओर हमें जाना चाहिए या सिविक नेशनलिज्म की ओर हमें जाना चाहिए, या सिविक नेशनलिज्म से भी और आगे उठकर हम लोगों को कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म की ओर जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था और तकनीक ने जिस प्रकार का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में लाया है, जहां पर स्टेट सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सामने आ रहा है, इस हालत में राज्य को क्या उस प्रकार का समर्पण व्यक्ति से अपेक्षित है जिस प्रकार का समर्पण वह तब करता था जब वह व्यक्ति की असीमित सेवा किया करता था। आज निजीकरण के प्रभाव में, उदारीकरण के प्रभाव में व्यक्ति के लिए जो राज्य का काम था, वह बहुत सारे कार्य अब ऐसे संगठनों के द्वारा छीन लिया गया है, या राज्य की ऐसी मजबूरी है कि उसे प्रदान किया जा रहा है, जिसको हम लोग कारपोरेट कहते हैं, कारपोरेट हाउसेस कहते हैं। तो क्या आज के समय में हम कारपोरेट नेशनलिज्म की ओर नहीं बढ़ते जा रहे हैं? यह सब ऐसे शब्द हैं जिस पर अभी बहुत सा चिंतन शेष रह गया है, और ऐसे चिंतन की जरूरत है ताकि हम राज्य के बदलते हुए स्वरूप के अनुसार राष्ट्रवाद का जो विमर्श है उसमें एक समायोजन स्थापित कर सके। यदि ऐसा समायोजन हम स्थापित नहीं करते हैं, तब खास करके तीसरी दुनिया के देश, हालांकि यह शब्द बहुत प्रचलित नहीं है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड अब समाप्त हो गया है, तो इन तीसरी दुनिया के देशों में जो संस्कृति है, जो लोग हैं, इनकी जो सभ्यता है, क्या वह आधुनिकता के प्रभाव में धूल धूसरित हो जाएगी या बची रहेगी? भारत को और तीसरी दुनिया के अन्य राष्ट्रों को यदि अपने पहचान को सुरक्षित रखना है, तो उन्हें राष्ट्रवाद का एक अपना विमर्श खड़ा करना होगा। यह कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है कि भारत में और तीसरी दुनिया के अन्य राष्ट्रों में राष्ट्रवाद का जो विमर्श खड़ा हुआ है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि यह पश्चिम के प्रभाव से, या जिस देश का कोई विशिष्ट देश गुलाम रहा है, उसके प्रतिक्रिया में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ है। ऐसा मान लेने से जो औपनिवेशिक शासक थे, उनके लिए हम एक प्रकार की वैधता ही उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार का उनके सामने यह समर्पण है कि मानव मुक्ति का यदि तीसरी दुनिया के देशों में और भारत में कोई उपक्रम चला भी, तो वहां भी उनके औपनिवेशिक शासकों का ही योगदान था। निश्चित रूप से भारत यदि आरंभ से ही एक राष्ट्र है, आर्यों के समय से ही एक राष्ट्र है, तो वह अवधारणा भी कोई एक रेखीय अवधारणा नहीं है। वहाँ भी राष्ट्रवाद के अनेक विमर्श हैं, लेकिन भारतीय चिंतन में और खास करके जो पश्चिम से प्रभावित चिंतन है, उसमें इस विमर्श को दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वह दूसरा तरीका क्या है? वह दूसरा तरीका वह है जिसके बारे में एडवर्ड सईद अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म में जिक्र करते हैं, और वे कहते हैं कि पश्चिम ने पूर्व को, और पूर्व में यहाँ हम भारत को भी लेते हैं, इस नजरिए से व्याख्यायित किया कि उसकी खुद की जो विकृतियां हैं वह पूर्व पर आरोपित हो जाएं। मतलब पूर्व को जो पहचान प्रदान की गई वह एक कल्पना है, एक आरोपण है, और यह कल्पना, यह आरोपण इस दृष्टि से किया गया है कि सदैव पूर्व को शासित होने योग्य समझा जाए और उसे शासित बनाए रखा जाए। उच्चता, दिव्यता, इस तरह के जो आदर्श हैं, जो मानवीय आदर्श हैं, उसकी परिकल्पना पश्चिम अपने लिए करता है, और जो मानव के लिए विकृतियां हैं, उन विकृतियों से पूर्व को पहचानने की कोशिश करता है। यह भी एक ऐसा आयाम है जिस आयाम से हमें राष्ट्रवाद के विमर्श को बचाने की जरूरत है, जो कि
तब संभव है जब हम लिखते समय, अध्ययन करते समय अपने मानस का उपनिवेशीकरण कर सके। एक अन्य पहलू पर भी यहां विचार कर लिया जाना आवश्यक है, जिसकी ओर फूको ने संकेत किया है। फूको की एक अवधारणा है गवर्नमेंटलिटी। यहां सवाल यह किया जा सकता है कि क्या राष्ट्रवाद व्यक्ति में गवर्नमेंटलिटी उत्पन्न करती है या उसके भीतर कोई ऐसी उदात्त चेतना का विकास करती है जिसके कारण वह मनोवैज्ञानिक रूप से सामूहिक ऐक्य की धारणा में विश्वास कर सके। फूको का कहना है कि राष्ट्रवाद भी गवर्नमेंटलिटी उत्पन्न करने वाली एक घटक है। इस दृष्टि से यह शासकों का एक उपक्रम है कि वह किस प्रकार शासितों को शासित होने का चरित्र प्रदान कर सकें। यह विचार कितना सही है और कितना गलत है, इस पर विमर्श करने के लिए एक दूसरे तरह के व्याख्यान की जरूरत पड़ेगी। मैं यह उम्मीद करता हूं या आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुनः कभी आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा तो इस मुद्दे पर भी बातचीत करूंगा। किंतु यहां यह कह देना आवश्यक है कि फूको ने जिस गवर्नमेंटलिटी की अवधारणा का उपयोग किया है, क्या वह एक ग्रैंड नरेटिव है या नहीं है। फूको स्वयं एक उत्तराधुनिक विचारक हैं जो ग्रैंड नरेटिव्स के विरोधी हैं। तो यहां प्रश्न किया जा सकता है कि गवर्नमेंटलिटी की जो अवधारणा है, क्या वह काल सापेक्ष है, काल निरपेक्ष है, क्या वह स्थान सापेक्ष है, स्थान निरपेक्ष है, या यह एक ऐसा सत्य है जो समस्त मानवीय समुदायों पर लागू होता है। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि फूको ऐसा कह रहे हैं कि इस अवधारणा का उपयोग सभी समाजों पर किया जा सकता है। और यदि ऐसा है तो फूको की जो गवर्नमेंटलिटी की अवधारणा है वह राष्ट्रवाद के ऊपर भी लागू होती है, और राष्ट्रवाद ऐसे में एक चरित्र निर्माण का ऐसा साधन बन जाता है जहां व्यक्ति अपने शोषण के प्रति आंख बंद कर लेता है। जब हम यहां आते हैं तो हमारा ध्यान ग्रामसी के चिंतन की ओर भी जाता है, जहां ग्रामसी यह कहते हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था दो भागों में बटी होती है। एक को वे बेस कहते हैं और दूसरे को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। बेस में ग्रामसी और अन्य मार्क्सवादी विचारक अर्थव्यवस्था को रखते हैं, जहां उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के संबंध हैं, और जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें नागरिक समाज आता है। ग्रामसी कहते हैं कि यह नागरिक समाज एक राजनीतिक समाज और एक नागरिक समाज के दो पक्ष की वो बात करते हैं। जो दो पक्ष है उसमें जो आधार के अधिक नजदीक है, इसके बारे में वह परिवार की चर्चा करते हैं, इसके बारे में वह शिक्षा की चर्चा करते हैं। यह सहमति के जरिए वैधता उत्पन्न करने की कोशिश करता है, और जो राजनीतिक समाज है वह शक्ति के जरिए वैधता उत्पन्न करने का काम करता है। ये दोनों ही चीज फूको के गवर्नमेंटलिटी की अवधारणा को जस्टिफाई करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम भारतीय परंपरा का वह राष्ट्रवाद जिसके बारे में शुरू में मैंने कहा कि यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सर्वात्मवादी चिंतन की अभिव्यक्ति होती है, उसके ऊपर भी लागू हो सकती है? उसके ऊपर इसे लागू किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सेल्फ और कोई अदर नहीं है। आप लोग हमारी बात को इतनी देर सुने, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।